दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भारतीय क्रिकेट टीम जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बाबर आजम के शतक के बाद शाहिन शाह अफरीदी की रफ्तार, हैरिस रऊफ की खतरनाक गेंदबाजी और शादाब खान के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई नेपाल की टीम। आखिरकार कैसे पहले एशिया कप के मैच को जीतकर पाकिस्तान की टीम ने एक जबरदस्त एंट्री की है एशिया कप के इस टूर्नामेंट में। बल्लेबाजी के बाद कैसे बैक टू बैक विकेट्स गिरे, आपको खिलाड़ियों की गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान की टीम जब आमने सामने होगी तो 2 सितंबर को कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, एशिया कप 2023 की शुरुआत आज से पाकिस्तान की जमीन पर हो चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और नेपाल की टीम आज पहला मुकाबला खेल रही थी, जिसमें बशर्ते पाकिस्तान की टीम ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया है जो बाकी टीमों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। कहने को तो ये 50 ओवर का मुकाबला था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इसे T20 की तरह इस्तेमाल किया बल्लेबाजी में और T20 की तरह ही गेंदबाजी में। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी 50 ओवर T20 अंदाज में बल्लेबाजी करके गए और फिर T20 फॉर्मेट के नजरिए से ऑल आउट करके रख दिया नेपाल की टीम को। पहले बात करें अगर बल्लेबाजी की, तो बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद का ये वन साइडेड शो रहा था। बाकी खिलाड़ियों के रन्स के बारे में बातचीत हो ना हो, लेकिन इनके बारे में बात जरूर होगी। और बाबर आजम के बारे में खास तौर पर कप्तान ने कप्तानी पारी खेली। 131 गेंदों में 14 चौके, 4 छक्के जड़कर 151 रन बना डाले थे। उधर इफ्तिकार अहमद तो वाकई में T20 अंदाज में खेलते नजर आए। इस खिलाड़ी ने दोस्तों पूरे 109 रन बनाए, वो भी 71 गेंदों के अंदर, जो कि पाकिस्तान की टीम को 342 एशिया कप के सबसे हाईएस्ट स्कोरों में से एक वहां पर ले गए पाकिस्तान की टीम को। और दोस्तों, जीतने के लिए नेपाल को 343 रन चाहिए थे, वो भी पाकिस्तान की मिट्टी पर। और ये तो असंभव है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा अपने रफ्तार भरे खौफनाक गेंदबाजों के लिए ही तो पहचानी जाती है। पिछली बार एशिया कप को मिस कर रहे शाहिन शाह अफरीदी भी इस बार स्क्वाड में थे और आते ही जनाब ने धमाल मचा कर रख दिया। कुशल बुर्तल नाम के खिलाड़ी, जो कि नेपाल की टीम के ओपनर हैं, सबसे पहले उनका विकेट अपने नाम किया शाहिन शाह अफरीदी ने, वो भी पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जाते जाते वो रोहित नाम के खिलाड़ी को भी 0 पर LBW कर गए। अब आप ही बताइए, अगर वनडे मैच के पहले ओवर में अगर आपको 350 के आसपास चेज करना हो और पहले ओवर में 2 बड़े विकेट गिर जाएं, तो आपकी टीम जीतेगी या हारेगी? ज्यादा चांसेस हारने के ही होंगे और पाकिस्तान ने इसे आगे चलकर सच भी कर दिया। दोस्तों, आगे चलकर नसीम शाह ने भी आसिफ नाम के खिलाड़ी का विकेट लिया। हाँ, बीच में आरिफ शेख और सोमपाल करनी नाम के खिलाड़ी ने 26 और 28 रन जरूर बनाए, लेकिन ये भी हैरिस रऊफ और शादाब खान का शिकार बन गए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान की टीम के गेंदबाज इतने ज्यादा हावी हो गए कि 14 पर 3 विकेट हो चुके थे नेपाल की टीम के। लेकिन फिर 73 तक जैसे तैसे मिडिल ऑर्डर के इन खिलाड़ियों ने खींचा, पर जैसे ही 73 पे विकेट गिरा चौथा, उसके बाद तो दोस्तों देखते देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है नेपाल की छोटी टीम। 90 पर 6 विकेट, 91 पर 7 विकेट और 91 पर ही 8वां विकेट संदीप लमिछाने के रूप में गिरा, जहां से पाकिस्तान की जीत कंफर्म हो चुकी थी। कहने को तो 22 ओवर हो गए थे, लेकिन 20 ओवर के दायरे के अंदर 8 विकेट लेकर पाकिस्तान ने एक T20 स्टाइल में जीत की घोषणा तो वहीं कर दी थी, जिसके बाद बड़ी आसानी से 2 विकेट भी लिए गए। और शाहिन शाह अफरीदी की रफ्तार, साथ ही साथ हैरिस रऊफ के तूफान के चलते कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान की टीम ने एक शानदार, बहुत बड़े अंतर से जीत को अंजाम दिया। 200 से ज्यादा रन के अंतर से दोस्तों पाकिस्तान जीता है। अब आप सभी अंदाजा लगा लीजिए कि इनको कितना फायदा होगा पॉइंट्स टेबल में। दोस्तों, पाकिस्तान की जमीन पर आज से एशिया कप का आगाज हो चुका है और यह आगाज एक धमाके के साथ हुआ। धमाका बाबर आजम के बल्ले से निकला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एशिया कप की शुरुआत पाकिस्तान और नेपाल की टीम के बीच में मुकाबले से होनी थी, जो कि आज पाकिस्तान के मुल्तान में खेला गया। दोस्तों, कहने को तो नेपाल की टीम कोई बहुत ज्यादा मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन जैसे ही टॉस जीता पाकिस्तान, बाबर ने बल्लेबाजी चुनी तो गेंदबाजी में क्या शानदार परफॉर्मेंस किया नेपाल की टीम ने। मात्र 50 रन के दायरे के अंदर 2 से 3 बड़े विकेट निकाल दिए थे पाकिस्तान के। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का ऐसा कोहराम आया, ऐसी तूफानी पारी आई, जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। इस पारी के अंदर दोस्तों केवल एक नहीं 2-2 शतक शुमार थे। एक शतक तो बाबर के बल्ले से निकला और दूसरा इफ्तिकार अहमद के बल्ले से। इफ्तिकार वाले शतक की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन बाबर ने 131 गेंदों में आज पूरे 14 चौके लगाए, 4 छक्के जड़े और 151 रन की पारी खेल डाली,
जो टीम दोस्तों 210 रन पर थी लगभग 40 ओवर के बाद, वो कैसे 342 तक पहुंची, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतिम 10 ओवर के अंदर 100-125 से ज्यादा रन बने। अब इसमें बाबर आजम की 151 रन की पारी तो थी ही, साथ ही इफ्तिकार अहमद ने भी 71 गेंदों में 109 रन जड़े थे। लेकिन मजबूत बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि बाबर आजम का ये शतक, वो भी एशिया कप के पहले ही मैच में, बहुत कुछ बयान कर रहा है और खास तौर पर ये भारत के लिए किसी खतरे से कम तो नहीं। लेकिन दोस्तों अब इस पर खुद बाबर आजम ने अपना बयान दे डाला है और उन्होंने तो भारत को हराने तक की बात कह दी है। आखिरकार 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच पर अपने शतक के बाद क्या बोले हैं बाबर आजम, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों शतक जड़ने के बाद बाबर आजम ने अपने बयान में भारत के लिए कहा, शतक जड़ना किसे पसंद रहे, और जब शतक वनडे टूर्नामेंट्स में लगे तो उनमें तो 4 चांद लग जाते हैं। जाहिर सी बात है हमारी शुरुआत और अच्छी हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाजों के तौर पर हमने उतनी अच्छी शुरुआत नहीं पाई। लेकिन एक कप्तान के तौर पर मेरी जिम्मेदारी केवल यही थी कि अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी है। मुझे गेंदों से ज्यादा रन से प्यार करना था और मैंने वही किया। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा मैंने बड़े शॉट्स नहीं लगाए, लेकिन बाद में मैं डरा नहीं, क्योंकि एक बार शतक पूरा हो जाए और देश ऐसी स्थिति में आ जाए जहां से हम मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं, तब पीछे मुड़कर क्यों देखना। इसीलिए मैंने शतक को 150 में तब्दील किया और अपनी पारी को विशाल बनाने में अच्छी तरीके से सारा सामर्थ्य जुटाया। इफ्तिकार की भी पारी की तारीफ करना चाहूंगा। दोस्तों इसके बाद बाबर आजम ने यह भी कहा, ये पारी एक घोषणा है उन सभी टीमों के लिए जो एशिया कप जीतने का ख्वाब देख रही हैं, खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम। उनसे मुलाकात तो श्रीलंका के मैदान में होगी और वहां पर भी हम फतेह हासिल करके आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जैसे 2 और बल्लेबाज ऐसी ही पारियां खेलेंगे भारत के खिलाफ उस दिन। तो भारत तैयार हो जाइए एक नई हार के लिए। दोस्तों बाबर आजम ने शतक जड़ा है, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन बाबर आजम को ओवर कॉन्फिडेंट होकर भारत को हराने की बात कहना जरा समझ नहीं आया। दोस्तों समय की घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आज से उस टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है जिसका इंतजार बेसब्री से आप और हम कर रहे थे। बात एशिया कप 2023 की हो रही है। कहने को तो पिछले साल ही एशिया कप हुआ था और T20 वर्ल्ड कप भी, लेकिन दोनों ही टूर्नामेंट्स का फॉर्मेट T20 था। लेकिन इस बार बात होगी 50-50 ओवर के गेम की, जिसमें होगी खिलाड़ियों की असली परीक्षा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होस्ट भले ही पाकिस्तान कर रहा हो, लेकिन मुकाबले श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में खेले जाएंगे। और क्योंकि आज पहला मुकाबला था, वैसे पाकिस्तान में था तो ओपनिंग सेरेमनी कुछ खास हुई नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी पाकिस्तान के कप्तान मुल्तान के इस मैदान में टॉस जीते और इस बैटिंग पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही चुनी। लेकिन दोस्तों जहां बाबर आजम के पास ये कॉन्फिडेंस था कि वो आज नेपाल की टीम को पीट कर रख देंगे, उनकी टीम आते ही 30 ओवर में लगभग 250 का स्कोर बना देगी, ये उनके लिए केवल एक सपना बनकर रह गया। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फकर जमान, इमाम उलग और यहाँ तक कि दोस्तों सलमान नाम के खिलाड़ी अपनी गलतियों की वजह से बहुत कम स्कोर पर आउट हो गए। 14 रन पर फकर जमान आउट हुए, रन आउट हो गए इमाम उलग 5 रन पर और आगा सलमान नाम के खिलाड़ी 5 रन पर आउट हुए। इस बीच रन आउट हो गए थे दीपेंद्र सिंह द्वारा दोस्तों मोहम्मद रिजवान, जो कि खौफनाक बल्लेबाज है, 44 रन बनाकर, और इनकी नासमझी पर बाबर गुस्सा थे। लेकिन इसी गुस्से को अपनी असली ताकत बनाते हुए बाबर आजम ने अपनी बल्लेबाजी में इस्तेमाल किया और यकीन मानिए ऐसी बल्लेबाजी करी जो शायद आने वाले वक्त में भारत के लिए भी एक खतरा घोषित हो सकती है। दोस्तों बाबर आजम ने अपनी पारी की शुरुआत ही बैक टू बैक चौके जड़कर करी थी। आपको बता दें कि मैदान में उतरते ही बाबर ने बैक टू बैक 4 लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर वो चाहे राजबंसी नाम के गेंदबाज हो या लमीचाने ही क्यों ना हो। इनफैक्ट उन्हें तो एक ही ओवर में 3-3 चौके बाबर आजम से लगे और फिर बाबर आजम पहुंच गए अपने 50 तक। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफा बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे इस पाकिस्तान की टीम के, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े थे मैदान में बाबर आजम। अब अपनी पारी की 71वीं गेंद खेल रहे बाबर आजम ने बड़े सलीके से अपनी ही इस पारी की 73वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। और इस अर्धशतक में जो खास बात छुपी है वो ये कि इस साल के अंदर ही बाबर आजम दोस्तों केवल 12 वनडे मैच में 8 अर्धशतक लगा चुके हैं और ये उनमें से एक ही बन चुका है। वैसे आपको लगा होगा कि अर्धशतक के बाद शायद बाबर आजम ढीले पड़े हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया। 8 चौके लगाकर मात्र 89 गेंद में पूरे 76 रन जड़ चुके थे बाबर आजम। इस बीच जनाब का स्ट्राइक रेट भी 100 के पार पहुंच गया था और पाकिस्तान की टीम जो लड़खड़ा रही थी,
रेंग रही थी दोस्तों नेपाल के सामने। अब वो 175 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी बाबर का शतक आना बाकी था। और दोस्तों इसी जबरदस्त बल्लेबाजी को आगे चलकर बाबर आजम ने एक शतक में तब्दील कर ही दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अर्धशतक जड़ने के बाद भी बाबर आजम की जो ये तूफानी पारी थी वो देखते ही देखते 108 गेंदों में 98 रन पर पहुंच चुकी थी और अब वक्त था शतक का। और ये एशिया कप का पहला शतक भी होना था जो कि मुल्तान के मैदान में बन भी गया। 42वें ओवर की बात है, दीपिंदर सिंह नाम के गेंदबाज को 2 रन लेकर दोस्तों बाबर ने अपने करियर का एक और शतक जड़ा। 111 गेंदों के अंदर दोस्तों बाबर आजम ने अपने शतक को कंप्लीट किया और फिर उसके बाद चौके और छक्कों पर दोबारा जुट गए। 113 गेंदों में फिर वो 109 पर भी पहुंच गए थे। लेकिन कहना पड़ेगा कि नेपाल की टीम ने भी सॉलिड गेंदबाजी की, क्योंकि 43 ओवर में भी ये टीम 250 ही तो बना पाई थी, जिससे कि पता पड़ता है कि उन्होंने वाकई में अच्छा तो किया कुछ। लेकिन फिर भी बाबर आजम का शतक दोस्तों भारत के लिए एक खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि अगर इनकी फॉर्म ऐसी ही रही तो ये तो वैसे ही श्रीलंका में एक सीरीज जीत कर आए हैं। इससे भारतीय क्रिकेट टीम को कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी उसका भी पता चलता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।